सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 दूसरी इकाई पाठ 4 साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। निष्कपट मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी न हो, कपट नहीं हो, छल नहीं हो, ऐसा प्रकार है साहित्य का डायरी। कुबेर कुमावत इस पाठ के लेखक हैं। यह एक निबंध है। सर्वप्रथम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक साहित्यकारों में कुबेर कुमावत एक जाना माना नाम है। आपके विचारात्मक एवं वर्णनात्मक निबंध बहुत प्रसिद्ध है। आपके निबंध, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होती रहते हैं। आज के आधुनिक साहित्यकारों में सबसे प्रसिद्ध नाम यानी कुबेर कुमावत जी का। अधिकतर यह निबंध लिखते हैं और बहुत ही वैचारिक मतलब कि गहन ज्ञान से भरपूर विवेचन जिस निबंध में होता है, ऐसे निबंध लिखते हैं। इनकी कहानियाँ भी बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में हमेशा ही छपती रहती हैं। जो गद्य हमें दिया गया है वह भी एक वैचारिक निबंध है। वैचारिक निबंध में मनुष्य के विचार या उसकी भावनाओं का महत्व होता है। प्रत्येक परिच्छेद में एक दूसरे से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है। इसमें विचारों की एक लड़ी सी होती है, श्रृंखला बनी होती है। इस पाठ में लेखक ने डायरी इस प्रकार का महत्व बताया है, इसकी लेखन की प्रक्रिया और उसके महत्व को स्पष्ट किया है। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है और इसके प्रमाण भी है। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। निबंधकार ने बताया है कि हिंदी साहित्य की यदि बात की जाए तो गद्य साहित्य में डायरी यह प्रकार बहुत ही पुराना है, लेकिन पुराना होते हुए भी यह दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। हिंदी के जो भी आधुनिक गद्य प्रकार है उसमें उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा इन सब की तुलना में सबसे पुराना प्रकार यदि कोई है तो वह है डायरी, और इसके सबूत भी मिलते हैं। यह प्रकार इस अर्थ में नया है कि इसका संबंध मनुष्य के रोज के जीवन क्रम के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ होता है। हम अपनी भाषा में यदि बात करें तो इसे हम दैनंदिनी कह सकते हैं, दैनिकी कह सकते हैं और रोजनिशी भी कह सकते हैं, लेकिन आजकल डायरी यही नाम चलन में दिखाई देता है। डायरी का मतलब होता है जिसमें तारीख के साथ हिसाब किताब या किसी को कितने पैसे देने हैं, लेने हैं, क्या लेना है, क्या देना है, इसका विवरण होता है। डायरी का यह बहुत ही सामान्य और साधारण सा परिचय है। आम जनता की यदि बात की जाए तो डायरी के विशिष्ट रूप की उन्हें दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। सामान्य लोग केवल डायरी के बारे में इतना ही जानते हैं कि डायरी में हिसाब किताब लिखा जाता है।
हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अर्ध्य साहित्यिक विधा मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब रूप में करता जाए तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। अब हिंदी गद्य साहित्य का विकास करना है, उसकी प्रगति करनी है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान यदि किसी का है तो वह है दैनंदिनी का, अर्थात डायरी का। बहुत से लोगों को यह भ्रम मन में बना है कि अब तक हिंदी में डायरी को कभी महत्व नहीं दिया गया, उसकी उपेक्षा होती आई है। किसी ने कहा कि यह बहुत ही पिछड़ी हुई, पुरानी हो चुकी हुई विधा है, तो किसी ने कहा कि यह अर्ध्य साहित्य है, इसे साहित्यिक नहीं माना जा सकता, साहित्य में डायरी को कोई स्थान नहीं। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि डायरी का कोई कुलीन इतिहास ही नहीं है, मतलब कि किसी विशिष्ट कुल से डायरी नहीं मानी जाती है, इसीलिए डायरी जो है उसका साहित्यिक विधा मानना सही नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के बारे में कुलीन या अकुलीन यह भेदभाव करना साहित्यिक गर्व को ठेस पहुंचाने समान होता है। चाहे साहित्य का कोई भी प्रकार हो, वह अपने अपने अनुसार महत्व रखता है, क्योंकि सभी की भावनाएं अलग होती है, विचार करने की क्षमता अलग होती है, अनुभव अलग होते हैं और सभी अपने अपने महत्व के अनुसार प्रतिनिधित्व करते हैं। सच बात तो यह है कि मनुष्य का जीवन ही सुंदर किताब की तरह है और जैसा मनुष्य का जीवन है उसे जैसे के वैसे यदि किताब के रूप में सामने रख दिया जाए तो उसे मानवीय दृष्टिकोण से छोड़ने लायक नहीं माना जा सकता। और इसीलिए लेखक का कहना है कि डायरी को कुलीन है या कुलीन, साहित्यिक नहीं है, ऐसी बातें उसके बारे में करना बिल्कुल भी बराबर नहीं है। डायरी में मनुष्य अपने अंतर्जीवन एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थिति को यथास्थिति अंकित करता है। जीवन के अंतर्द्वंद्व, वर्चनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं, दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भाग नहीं होती और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। वे एक कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। डायरी में यह बात नहीं है। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियाँ प्रकाशित है और इनमें से अधिकांश डायरीकारों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आई है। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है। अब डायरी के संबंध में लेखक बताते हैं कि मनुष्य का जो अंतर्जीवन होता है और बाह्य जीवन होता है, उसकी सभी स्थितियां जो होती है उसे जैसे के वैसे डायरी में अंकित किया जाता है, लिखा जाता है। हर मनुष्य के मन में, उसके जीवन में कुछ मन के अंदर संघर्ष होते हैं, कुछ तकलीफें होती है, पीड़ाएं होती है, कई यातनाओं को वह सहन करता है।
बहुत बार लंबे दुख को झेलता है और ऐसे क्षणों में जब सभी तरफ से विरोध का सामना वह करता है और संघर्ष करता है, तो यदि वह डायरी में अपने मन के विचार जैसे के वैसे लिखे तो वह अपने आप को हल्का महसूस कर सकता है और इसी कारण वो स्वस्थ रह सकता है, प्रसन्न रख सकता है। इसलिए डायरी लिखना यह खुद को प्रसन्न और स्वस्थ रखने की एक क्रिया भी मानी जा सकती है। इसलिए डायरी का जो स्वरूप है वह बहुत ही अलग है। यदि हम अन्य विधाओं की बात करें तो योजना बनाकर अन्य विधाओं का निर्माण होता है, लेकिन डायरी का ऐसा नहीं है। कोई भी लेखक जब किसी भी साहित्य प्रकार को लिखता है, चाहे वह कहानी हो, कविता हो या फिर उपन्यास हो या अन्य कोई विधा हो, तो उसे लिखने का एक उद्देश्य होता है कि डायरी को इतनी सावधानी पूर्वक लिखा जाए कि वह उसमें सारी अच्छी बातें डाले, जिसमें कृत्रिम आवेश होता है, मतलब कि बनावटी विचार उसमें होते हैं और फिर उसके प्रकाशन से वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके, ऐसी उसकी इच्छा होती है। लेकिन साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उनका निर्माण, सृजन इसी उद्देश्य के साथ होता है कि प्रकाशित होने के बाद उन्हें सफलता मिले, प्रतिष्ठा मिले, प्रशंसा मिले। लेकिन डायरी लेखक का ऐसा नहीं होता। आज तक हिंदी में 150 डायरियाँ प्रकाशित हो चुकी है और वह डायरियाँ प्रकाशित तब हुई जब डायरीकार मतलब डायरी का लेखक उसकी मृत्यु हो चुकी, तो कुछ तो लिखी गई उसके 100 वर्ष बाद भी प्रकाशित हुई है। मतलब कि इसके डायरी के लिखने का उद्देश्य केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि उसमें यथार्थ होता है, सत्य होता है। डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य की अनुभूति एवं अनुभव जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं और यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्कपट एवं सच्ची हो। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्मा प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसरित होने वाली विधा है। डायरी में जो जीवन है वह सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। डायरी में वह कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है, जिसमें सब कुछ निह संकोच उभर कर आता है। अब यदि डायरी की बात की जाए तो उसमें किसी विशिष्ट विषय के बारे में कोई बंधन नहीं होता। मनुष्य का जो भी अनुभव होता है उस अनुभव जगत से संबंधित छोटी से छोटी और बहुत ही तुच्छ लगने वाली बात हो, प्रसंग हो या विचार हो, वह भी विषय वस्तु बन सकते हैं। क्योंकि आज एक व्यक्ति के जीवन में यदि कुछ विशेष बात नहीं हुई होगी तो रोजमर्रा की जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातों को भी वह डायरी में जैसे का वैसा लिखता है। डायरी में ये सारी बातें तभी आती हैं जब अपने आसपास के वातावरण को देखने का दृष्टिकोण जो है वह उदार हो, महान हो और हम तटस्थ रहकर किसी प्रकार के बोझ या बिना कपट के सच्ची बात को हम लिखें। डायरी साहित्य की सबसे स्वाभाविक, सरल और स्वयं को प्रकट करने सादगी से युक्त विधा है। यह व्यक्त होने की प्रक्रिया से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। डायरी में जो भी जीवन हमें नजर आता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक रचा नहीं होता, बल्कि बहुत ही सादगी से, सरलता से रचा होता है। जैसे किसी विशिष्ट प्रकार के साहित्य प्रकार में कसाव सा होता है, क्योंकि उसे उतना प्रभावशाली बनाया जाता है, सब कृत्रिम होता है, वैसा कसाव डायरी में नहीं होता, क्योंकि यह पारदर्शक होती है। किसी व्यक्तित्व की पहचान निह संकोच, बिना किसी संकोच के उभर कर आती है। किसी भी प्रकार का कृत्रिम कसाव उसमें हम नहीं देख सकते।
डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु यह फर्जी भी हो सकता है। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है, परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है। बाजारों में जो कॉपियां मिलती है उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम है। इसमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है। बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। यह कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, नीरस एवं व्यवहारिक प्रबंध वाली डायरी है, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। अब यदि डायरी इस साहित्य प्रकार की बात की जाए तो इसका मूल आधार है उसके दैनिक कालानुक्रम योजना कि दिन भर में उस व्यक्ति ने क्या क्या किया। इसे अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। यदि यह नहीं हो तो डायरी का रूप फर्जी भी होता है, क्योंकि डायरी का लेखक सोच समझकर डायरी नहीं लिखेगा। उसके जो भी एक दिनचर्या होगी उसी के अनुसार उसमें बातें लिखी हुई होगी। परंतु यदि हमें ऐसा नहीं नजर आता तो हो सकता है कि वह डायरी झूठी हो, सोच समझ कर लिखी हो। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी फर्जी या नकली कालानुरूप में लिखे गए हैं। यह केवल डायरी शैली का प्रयोग करके हुए हैं, लेकिन वास्तव में वह डायरी लेखन नहीं था। केवल कहानियाँ लिख दी गई कि वह डायरी के रूप में लिखी गई है, बस इतना ही, परंतु उसमें सत्यता नहीं थी, वह सच में डायरियाँ नहीं थी। हमारे रोज के जीवन में बहुत से प्रसंग ऐसे होते हैं, मन में भावनाएं आती है, विचार आती है, और जो डायरीकार होता है उसी कालानुक्रम के अनुसार वह सब कुछ लिखता जाता है, परंतु इसके पीछे उस लेखक की निष्कपट स्वीकारोक्ति होती है, क्योंकि कई बार डायरी में स्वयं के बारे में भी ऐसा कुछ लिखा होता है जो कि अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर डायरी लिखने वाला सच में निष्कपट है, वह स्वीकार करता है खुद के दोषों को, तो वह बिल्कुल सत्यता के साथ उस डायरी का लेखन करेगा। बाजारों में डायरी के नाम पर आजकल जो कॉपियाँ मिलती है उसमें कालानुक्रम छपा होता है, मतलब कि व्यवहारिक ब्यौरे दर्ज करने के लिए जो तारीख लिखी हुई होती है, कैलेंडर लिखा होता है, वह वास्तव में डायरी नहीं है। वह तो केवल एक व्यवहारिक रिकॉर्ड रखने के लिए छपा हुआ बुकलेट या फिर कॉपी है। यह कैलेंडर के रूप में जो डायरी है वह शुष्क है, नीरस है, उसमें कोई रस नहीं, केवल व्यवहारिक प्रबंध करने वाली वह कॉपी है, जिससे मनुष्य के भावनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। हिंदी में अनेक डायरियां ऐसी हैं जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट, पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियां आज हिंदी में अनुवादित है। इनमें मनु बहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेकसरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्री राम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय हैं।